Good morning everyone. This is Tanvi and you are watching your very own channel GK Room. दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की है। तो दोस्तों, कल मैं आप सबके लिए इसे एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सरकार को 34 सालों के बाद ये पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्या इस पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये सब चीज़ें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। So let's get started today's video. Guys, here is our first question. First question, विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, हमें बताना है कि विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 20 मार्च, 21 मार्च, 17 मार्च, 13 मार्च। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 20 मार्च। 20 मार्च को हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 20 मार्च 2020 के दिन ही हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इस बार भी 20 मार्च के दिन ही यह दिवस सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों, गौरैया पक्षी को पूर्णतः विलुप्त होने से बचाने के लिए और उसके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले बार मार्च 2020 में इसको मनाया गया था। दोस्तों, क्योंकि गौरैया पक्षी की जो प्रजाति है वो बहुत तेज़ी से विलुप्त होती जा रही थी, इसलिए साल 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, 20 मार्च 2020 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च, 25 मार्च। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20 मार्च। 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 20 मार्च को सबसे पहले भूटान ने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस संकल्पना के आधार पर अवकाश घोषित किया था, ताकि लोग अपने परिवार के साथ एक दिन तनाव रहित और खुश होकर बिता सके। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने भी भूटान की तर्ज पर ही 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित कर दिया। सबसे पहले इसे 20 मार्च 2013 में मनाया गया था और इसको क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को तनाव से मुक्ति व प्रसन्नता रहने के प्रति जागरूक किया जा सके, और दूसरा, प्रसन्नता को मौलिक अधिकार बनाने के प्रयास में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 20 मार्च। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फुटबॉल। पीके बनर्जी जो थे वो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित थे। पीके बनर्जी जो हैं वो भारत के महान फुटबॉलर और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। दोस्तों, 1962 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हाँ जी दोस्तों, 1962 में एशियाई खेल जब हुए थे तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 20 मार्च 2020 को, डेट याद रखिएगा, डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, 20 मार्च 2020 को लंबी बीमारी के चलते 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ जी दोस्तों, 20 मार्च 2020 को 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फुटबॉल। पीके बनर्जी जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये सिडबी क्या है। सिडबी SIDBI, ये है दोस्तों सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए
किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? विकास एक्सप्रेस, स्वावलंबन एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस, ऑप्शन डी कौशल एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस दोस्तों 19 मार्च 2020 को 19 मार्च 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने घोषणा की थी कि नए उद्यमियों के लिए 5 जून को, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये घोषणा की थी कि 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू होगी जो कि लखनऊ से चलेगी और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी। तो दोस्तों 19 मार्च 2020 को सिडबी द्वारा ये घोषणा की गई है कि 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस लखनऊ से रवाना होगी और 11 उद्यमशील शहरों की ये यात्रा करेगी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उद्यमशील क्या होता है। उद्यमशील का अर्थ है कि सफल होने के लिए जो प्रयास या कोशिश किए जाते हैं, यानी उसे हम विकासशील भी कह सकते हैं। तो ऐसे उद्यमशील 11 शहरों की स्वावलंबन द्वारा यात्रा की जाएगी। और दोस्तों इस स्वावलंबन एक्सप्रेस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा दोस्तों 5 जून को ये रवाना हो चुकी है और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी और लखनऊ से इसने अपनी शुरुआत की है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माफ कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है उत्तराखंड के निवासियों के लिए कि जब उनको सरकारी नौकरियों में पदोन्नत किया जाता था, पहले क्या होता था कि आरक्षण के आधार पर ही किया जाता था। पहले जो आरक्षित सीटें हैं, रिजर्व्ड सीटें हैं, उन लोगों को ही पदोन्नति दी जाती थी। लेकिन अब पदोन्नति के समय पे आरक्षण की समाप्ति कर दी गई है और एज वाइज उनको पदोन्नत किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? FC गोवा, ओडिशा FC, ATK, चेन्नईयन FC। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ATK। ऑप्शन सी ATK। दोस्तों इंडियन सुपर लीग 2019-20 का फाइनल मुकाबला जो था वो ATK यानी एटलेंटिको डी कोलकाता व चेन्नई फुटबॉल क्लब के बीच 14 मार्च 2020 को हुआ था। 14 मार्च 2020। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका इंडियन सुपर लीग का जो आखिरी मुकाबला था वो ATK यानी एटलेंटिको डी कोलकाता व चेन्नई फुटबॉल क्लब के बीच में हुआ था 14 मार्च 2020 को। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से जो ये मैच था वो दर्शकों की गैर मौजूदगी में हुआ था, कोई भी दर्शक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। और दोस्तों इस मैच में ATK ने चेन्नई को 3-1 से हराकर 3 बार ये चैंपियनशिप का पद हासिल कर लिया। हाँ जी दोस्तों, ATK ने 3-1 से हराकर तीसरी बार चैंपियन का पद हासिल किया है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है ISL का गठन जो हुआ था वो साल 2013 में हुआ था और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में फुटबॉल के प्रति प्रोत्साहन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। तो इसीलिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ATK। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जो है वो सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की घोषणा की है। दोस्तों, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 20 मार्च 2020 को सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की घोषणा की थी। दोस्तों, इस स्कीम के तहत वकीलों के हित में काम किए जाएंगे और दूसरा जो मेन पर्पज़ है कि इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है? हाल ही में कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है? अवंतिका राव, अरुंधति भट्टाचार्य, रजनी चावला, जूही सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य। दोस्तों, अरुंधति भट्टाचार्य जी को मार्च 2020 में सेल्स फोर्स इंडिया की नई चेयरपर्सन व सीईओ के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च 2020 में इनको सेल्स फोर्स इंडिया की नई सीईओ व चेयरपर्सन चुना गया। इस दोस्तों, अरुंधति जी जो हैं वो पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी हैं और बेहद अनुभवी बिजनेस लीडर भी रह चुकी हैं। दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फोर्ब्स मैगजीन ने अरुंधति भट्टाचार्य जी को 25वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। हाँ जी दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन ने इनको सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है और बेहद अनुभवी अरुंधति भट्टाचार्य जी सेल्स फोर्स इंडिया की नई चेयरपर्सन चुनी गई हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वो क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वो क्या थे? मराठी कलाकार, बंगाली कलाकार, तमिल कलाकार, ऑप्शन डी कन्नड़ कलाकार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मराठी कलाकार। दोस्तों, जयराम कुलकर्णी जी जो थे वो मराठी कलाकार थे। उन्होंने 150 से ज़्यादा मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। हाँ जी दोस्तों, 150 का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। और इससे पहले जो जयराम कुलकर्णी जी थे, उन्होंने अभिनय के करियर में शुरू करने से पहले पुणे में आकाशवाणी में काम किया था। और दोस्तों, बीमारी के चलते 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, जयराम कुलकर्णी जी जो हैं वो एक मराठी कलाकार थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? नवदीप सिंह, अजय कुमार, अशोक सैनी, राजन पाठक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजय कुमार। दोस्तों, अजय कुमार जी जो हैं वो 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं। IFS यानी दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस। 18 मार्च के दिन इन्हें युगांडा उच्चायुक्त नियुक्ति की घोषणा की गई थी दोस्तों। और इससे पहले जो हैं ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे गरीब देशों में शामिल है। यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों वहाँ पे हालात कितने गए गुजरे हैं। उनकी जो 1/3 जनसंख्या है वो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से भी नीचे निर्वाह करने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, अजय कुमार जी को युगांडा में भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।